पूरा गांव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह नहीं मिला। नाफिसा कांप रही थी। उसने अब्बा से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हवेली का मालिक आपको इस तरह क्यों कह रहा था? अब्बा ने गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि मैं उसके बहुत से राज जानता हूं। नाफिसा हक्का बक्का रह गई। तो क्या आप एक सपेरे थे? अब्बा ने सर झुका लिया। यह 20 साल पुरानी बात है, जब इस गांव में मेरी और उस चौधरी की बहुत चर्चा थी। मैं एक बहुत बड़ा सपेरा था, लेकिन फिर एक हादसे के बाद मैंने यह काम छोड़ दिया। हमारा गांव उस जगह पर था जहां पर रेत जमीन में दर्जनों सांप और नाग रेंगते नजर आते थे। उसी वक्त हवेली भी नई नई तामीर हुई थी, लेकिन हवेली के एक खुफिया कोने में एक नाग जोड़ा भी आबाद हो गया। वे दोनों अपनी दुनिया में मगन थे, न जाने वहां कौन सी तपस्या कर रहे थे, लेकिन हवेली के मालिकों ने उन्हें देख लिया। वे उस नाग जोड़े को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि नाग का खौफ हर किसी इंसान के जहन में था। मैं हर वक्त अपने अब्बा के साथ रहता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब हवेली के मालिक ने अब्बा को बुलाया था। वे अब्बा से कहने लगे कि तूने इस जोड़ी को खत्म करना है। अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, हरगिज नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। अगर एक नाग मरता है तो उसकी नागिन सदियों तक तुम्हारा पीछा करेगी, और अगर नागिन मरती है तो वह नाग तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी लौटकर जरूर वापस आएगा। अब्बा ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो हवेली के मालिकों को भी शदीद गुस्सा आ गया। उस वक्त तो वे चुप हो गए, लेकिन मैं क्या जानता था कि शहर से वापस गांव की तरफ लौटते हुए अचानक डेरे के कुछ लोग मुझे अगवा कर लेंगे। वे जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली में ले गए और कहने लगे, तू भी अपने सपेरे बाप का बेटा है, अब यहाँ बीन बजा, हम भी देखते हैं कि वह नाग और नागिन कहाँ छुप कर बैठे हैं। अब्बा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वे उस नाग जोड़े को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया था, तो अब मैं उनकी बात मानने पर मजबूर था। उस रात एक बड़ी ही खौफनाक कहानी रची गई। जैसे ही मैंने बीन बजानी शुरू की, वे दोनों झूमते हुए बाहर आ गए। वे बहुत कम उम्र और मासूम लग रहे थे। बहुत ही खूबसूरत सुनहरी रंग की वह नाग और नागिन की जोड़ी आज भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुई। मैं यह खौफनाक मंजर देख रहा था। जैसे ही मैंने उन्हें बाहर निकलते देखा, मैं फौरन ही वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन मैं क्या जानता था कि इस रात वह नागिन अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगी। हवेली के मालिक के हुक्म पर उसके आदमियों ने उस नागिन को जान से मार डाला था, जबकि नाग अपनी जान बचाने के लिए न जाने कहां छुप गया था। अब हवेली में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि नाग नागिन की जोड़ी से हवेली पाक हो चुकी थी। अब उन्हें कोई खतरा नहीं था। फिर कई साल गुजर गए। अचानक अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं अब भी यही काम कर रहा था, लेकिन एक दिन एक जहरीले नाग ने मुझे डस लिया। मैं वहीं पर गिर पड़ा। शुक्र था कि उस नाग का जहर मेरे पूरे बदन में नहीं फैला, सिर्फ मेरी टांगों को मुतासिर किया, और आज मैं बिस्तर पर मजबूर बनकर लेटा हूं। लेकिन आज वह वडेरा जो घर आया है, वह समझ गया था कि हमारे घर में वह नाग मौजूद है। उसकी आहटें मैं भी पहचानने लगा था। जब भी तू मुझसे पूछती कि अब्बा जमीन पर यह निशान कैसे हैं, या जब मैं तुझसे पूछता कि ये निशान कहां से आए, तो तू इस बात से इनकार कर देती। तू जानती ही नहीं थी कि ये निशान कैसे हैं, लेकिन मैं उसकी आहटें और उसके निशान अच्छी तरह पहचानने लगा था। वह नाग हमारे ही घर में था। फिर मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की, और इस कोशिश में किसी को भी यह बात नहीं बताई। मैं उसे 2-3 दफा दीवार पर रेंगते देख चुका था, लेकिन आज वह यहां से भाग गया है। न जाने अब वह मेरा क्या हाल करेगा। मुझे डर है कि कहीं लोग उसे भी न मार डालें, लेकिन वह पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर होकर आया है। हो सकता है कि अपनी ताकत से इस गांव में तबाही मचा दे। जब अब्बा ने मुझे यह कहानी सुनाई, तो अचानक उस डेरे के आदमी आए और अब्बा से गुस्से में कहने लगे, एक बार फिर से वह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन हम इसे तलाश करके ही रहेंगे। तू पहले की तरह उस नाग जोड़ी की जान बचाना चाहता है। तू ही असल में हमारा दुश्मन है, तभी तो तूने उस नाग को अपने घर में छुपा लिया था। अब्बा ने उनकी बात का जवाब देना भी मुनासिब ना समझा। वे फूंकते हुए खुद ही धमकी देते हुए वहां से चले गए। मैं अब्बा को तसल्ली दे रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब्बा के चेहरे पर भी कोई फिक्र, कोई गम नहीं था। रात को मैं सिलाई मशीन पर बैठी अपने कपड़े सिल रही थी, जब अचानक मुझे अपने पीछे आहट सी महसूस हुई। मैंने देखा सब्ज आंखों वाला वो खूबसूरत नौजवान मेरे पीछे ही बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं हैरान होकर उससे कहने लगी। वह कहने लगा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूं। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे कहने लगी, क्या तुम यह गांव छोड़कर जा रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं यह गांव छोड़कर जा रहा हूं क्योंकि मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। सुबह तक उस हवेली में हंगामा मचा होगा, लेकिन क्या तुम यह जानना नहीं चाहोगी कि मैं कौन हूं और तुम्हारे सामने बार बार क्यों आता रहा? उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उसे कहना चाहती थी कि यह मेरे दिल की आवाज थी। वह बार बार मेरे सामने आ रहा था क्योंकि सच में ही मैं उसे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। फिर उसने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, तुम अपने अब्बा से पूछ लेना मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। वे मुझे ना सिर्फ जानते हैं बल्कि पहचानते भी हैं। अचानक उसकी सब्ज आंखें चमकने लगी। इसके धोखे में मत आओ बेटी, ये इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। अचानक मेरे पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। मैं खौफजदा होकर पलटी तो अब्बा मेरे पीछे ही खड़े थे। तभी मैं उसकी सब्ज चमकती आंखों को देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखें रंग बदल रही थीं, लेकिन वह अब्बा को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। तभी वह अब्बा के सामने जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा, नूरदीन, तूने पहले भी मेरी जान बचाने की कोशिश की थी और आज भी तूने मेरी जान बचाई। इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तू मेरी नागिन को ना बचा सका। तेरी वजह से वह मर गई, लेकिन यह बाद में मुझे पता चला कि तूने उसे बचाने की कोशिश की थी। मुझे अफसोस है कि मैंने अपना जहर तेरे जिस्म में छोड़ दिया था, लेकिन तू बच गया। यह तेरी खुशनसीबी थी। अब मैं जा रहा हूं। तेरी यह बेटी बहुत ही अच्छी है। मैं चाहता हूं कि इसकी किस्मत भी इसी के जैसी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका अज्र तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जाते जाते तुम्हारे घर में एक चीज छोड़कर जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटी के लिए बेहतरीन साबित होगी। यह कहते ही उसने एक आखिरी नजर मुंह पर डाली और अचानक ही नाग बनकर उस घर से इस तरह रेंगता हुआ चला गया जैसे वह कभी आया ही नहीं था। मैं वहीं सन्न खड़ी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने आने वाला वह खूबसूरत नौजवान जो हमारे ही घर में हर वक्त मौजूद रहता था, एक इच्छाधारी नाग था। मैं अभी तक सदमे की कैफियत में खड़ी थी। अब्बा ने ही मुझे कंधे से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहने लगे, इसने अपना बदला ले लिया है। अब ना जाने सुबह कैसी कयामत आने वाली है। अब यह तो सुबह ही पता चलेगा। पूरी रात हम दोनों बाप बेटी बेचैनी से जागते रहे, लेकिन सुबह जो खबर मिली उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। हवेली का मालिक मर गया था। उसे किसी जहरीले नाग ने डस लिया था। यह खबर सबके लिए बहुत बड़ी थी। फिर उस दिन अब्बा कहने लगे, हम यह गांव छोड़कर चलते हैं, इससे पहले कि लोग इल्जाम हमारी तरफ लगाएं। अब्बा परेशान थे। मैं जल्दी जल्दी घर का सारा सामान समेटने लगी, लेकिन अचानक मेरी नजर एक चमकती हुई खूबसूरत चीज पर पड़ी। मैंने जैसे ही उसे उठाकर देखा, अब्बा उसे पहचान गए। यह हीरा है जो नाग हमारे लिए छोड़कर गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ। अब्बा ने उसे संभालकर अपनी हथेली पर रखा और फिर उसे एक सफेद कपड़े में लपेट लिया। हमने यह गांव छोड़ दिया। शहर में आकर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। उस नाग के दिए हुए हीरे ने हमारी जिंदगी ही बदल दी। उसकी कीमत करोड़ों में थी। अब्बा का इलाज हो गया। सोहेल अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने लगा, जबकि मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक खोल लिया। अब वह शहर का मशहूर और मारूफ बुटीक मेरे नाम पर था। कोई यह नहीं कह सकता था कि यह लड़की कभी एक गरीब दर्जिन थी जो चंद पैसों के लिए मारी मारी फिरती थी। अब्बा मुझसे कहते, अब तू भी शादी कर ले, अपनी जिंदगी का नया आगाज कर। लेकिन मैं अब्बा को कैसे कहती कि उस हरी आंखों वाले नाग ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। भले ही वह एक नाग था, लेकिन वह मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था